प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो में ट्राइपार्टेट स्ट्रगल के बचे हुए हिस्से को कवर करेंगे। तो पहली वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने देखा कि 3 अलग अलग डायनेस्टीज कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ती रही। लगभग 150 से 200 सालों तक ये लड़ाई, इनकी खानदानी लड़ाई आपस में चलती ही रही। तो इसी जो 150-200 साल की लड़ाई है, इसी को हम ट्राइपार्टेट स्ट्रगल कहते हैं। तो पहली वीडियो में हमने देखा कि ट्राइपार्टेट स्ट्रगल शुरू होने की क्या वजह थी और पाल डायनेस्टी की हिस्ट्री भी हमने कवर की। तो इस बचे हुए यानी सेकेंड पार्ट में हम बाकी दोनों डायनेस्टीज की पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर करेंगे, यानी प्रतिहारा डायनेस्टी क्या थी, इसके कौन कौन रूलर थे, फिर हम देखेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में, और फाइनली हम समझेंगे कि ये जो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल है इसकी प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट्स क्या क्या थे। तो आओ शुरू करते हैं। पहले समझते हैं दूसरी डायनेस्टी की हिस्ट्री, यानी प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो प्रतिहार डायनेस्टी के डिटेल जानने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हम समझ लें। तो ये जो प्रतिहार और गुर्जर की बात हो रही है, ये सारे बेसिकली राजपूत थे। तो ये राजपूतों का शुरुआती इतिहास है। यहीं से जो राजपूत है, वो जो राजपूत क्लैन, जो राजपूत घराने हैं, वो उभर के सामने आने स्टार्ट हो गए। तो ये जो प्रतिहार है, ये कह लो गुर्जर तो एक जाति होती है ना, तो ये जो राजा थे ये कभी अपने आप को गुर्जर नहीं बोलते थे, ये अपने आप को प्रतिहार के नाम से बुलाते थे। गुर्जर तो हिस्टोरियंस बोलते हैं ना इनको, क्योंकि इनकी जाति जो थी वो गुर्जर जाति थी। तो गुर्जर क्या होते थे? बेसिकली ट्राइब्स होते थे जो एक ही जगह पे रुक के नहीं रहते थे। 2 महीने यहां रहे, फिर घूम के कहीं किसी और शहर में जाके 2 महीने बिताए, क्योंकि इनके पास जानवर वगैरह होते थे जो घास चरने वाले जानवर होते थे। तो ये गुर्जर थे। तो ये गुर्जर की कहानी जो शुरू होती है वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में ये बस गए जाके। तो आज जो हमारे देश में गुजरात नाम का राज्य है, माना जाता है कि गुजरात का नाम इन्हीं गुर्जरों के नाम पे पड़ा है। तो आप समझ गए ये गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, इनका इलाका क्या था? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। और जब ये बढ़ते बढ़ते बड़े हो गए, एक्सपेंड कर गए, यानी बाद के दिनों में इनके कंट्रोल में दिल्ली भी आ गई, कन्नौज भी आ गया, बिहार और बंगाल के भी कुछ हिस्से आ गए। तो हम डिटेल में देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास के बारे में। तो ये जो प्रतिहार राजा थे, इनको एक और काम के लिए जाना जाता है। ये लोग पहाड़ों को काट के वहां मूर्तियां बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे। तो जब मूर्तियां बन गई तो वही मंदिर बन गया ना। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ग्वालियर में, ग्वालियर के पहाड़ों को काटकर ग्वालियर के किले पे जाने के रास्ते में जो ग्वालियर का किला जिस पहाड़ पे बना हुआ है, उसी पहाड़ में ये मूर्तियां देखने को मिलती है। तो ग्वालियर, उज्जैन, यानी मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े जिले, राजस्थान, गुजरात, ये सब गुर्जर प्रतिहारों के कब्जे में था काफी लंबे समय तक। तो इनकी डिटेल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ लें। तो हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद भारत पे बाहर के ट्राइब्स भारत की धरती पे आके बसने लगे। तो कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, देखो ये डिबेटेबल फैक्ट है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो एक ट्राइब थे और आके राजस्थान वाले इलाके में बस गए थे। लेकिन ये एक डिबेटेबल फैक्ट है। अगर हम बात करें किस्से कहानियों की, तो राजस्थान के जो किस्से कहानियों में इस बात का जिक्र मिलता है कि माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू, वहां पे एक यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ की अग्नि से, आग से 4 अलग अलग डायनेस्टीज निकली। ये चारों डायनेस्टीज राजपूत कहलाए। इन्हीं से मिलके राजपूत जो आज हम सुनते हैं, राजपूत जाति, इनकी शुरुआती कहानी है ये।
तो माउंट आबू पे यज्ञ करवाया गया। उस यज्ञ की अग्नि से 4 अलग अलग खानदान या 4 अलग अलग डायनेस्टीज निकली। वो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान या चहामन। तो क्योंकि इनका जन्म माना जाता है कि अग्नि से हुआ है, इसलिए ये चारों डायनेस्टीज को हम अग्नि कुल भी कहते हैं। तो ये जो 4 राजपूत डायनेस्टीज अग्नि से निकली, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप जो है बाहर से होने वाले आक्रमणों को रोकोगे। जो आप, ये लोग किस एरिया में रहते हैं? ध्यान से देखो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को अगर हटा दो तो गुजरात और राजस्थान तो बॉर्डर इलाके हैं ना, यानी कि बाहर के लोग अगर भारत में घुसने की कोशिश करते थे तो ज्यादातर राजस्थान वाले एरिया से ही होके आते थे। तो ये जो 4 डायनेस्टीज उत्पन्न हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अग्नि से उत्पन्न हुई, ये तो एक किस्से कहानियों की बात है। लेकिन जब ये चारों डायनेस्टीज स्टैब्लिश हो गई थी तो इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि हम भारत के बॉर्डर्स की सुरक्षा करेंगे। तो उस वक्त का जो भारत का बॉर्डर था, तो ये इंडिया था, उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं। तो भारत के दूसरे तरफ पूरे इस्लामिक फोर्सेस थे, क्योंकि इस्लाम का तो उदय हो चुका था उस वक्त। तो इन्हीं इस्लामिक फोर्सेस की कोशिश रहती थी कि किसी तरह इस डेजर्ट को पार किया जाए। यहां पे सिंध और थार डेजर्ट है ना, तो उस डेजर्ट को क्रॉस करके जो अरब इन्वेडर्स खास करके इंडिया में घुसने की कोशिश करते थे, तो उन्हीं को रोकने की जिम्मेदारी इन चारों डायनेस्टीज ने यानी राजपूतों ने खुद पे ले रखी थी। अगर बात करें कि प्रतिहार का मतलब क्या होता है, तो प्रतिहार का मतलब होता है डोर कीपर, यानी आपके दरवाजे पे सुरक्षा करने वाला। अब इस डोर कीपर यानी दरवाजे की सुरक्षा करने के कई मतलब हो सकते हैं। जो प्रतिहार है वो अपने आप को भगवान लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। तो भगवान लक्ष्मण जो है वो भगवान राम के छोटे भाई थे, और भगवान लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के दरवाजे के बाहर पहरा दिया करते थे। तो प्रतिहार का मतलब क्या होता है? दरवाजे के बाहर पहरा देने वाला। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि लक्ष्मण भगवान से अपना रिश्ता होने की वजह से उन्होंने अपने आप को प्रतिहार का नाम दिया। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये अपने आप को प्रतिहार इसलिए बुलाते थे क्योंकि किसी जमाने में जो कर्नाटक की राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, उस कर्नाटक के राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर ये काम किया करते थे। अब किस तरह का काम किया करते थे? या तो ये राजाओं के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, या फिर उनकी आर्मी में बड़े ओहदों पे होते थे। तो डोर कीपर ही हो गए एक तरह से ना। डोर कीपर का मतलब एग्जैक्ट सेंस में डोर कीपर नहीं, यानी देश के बॉर्डर की रक्षा करना। देश के बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ, किसी को अंदर मत आने दो, तो आप एक तरह से डोर कीपर की ही तरह आप समझ लो। तो प्रतिहार इनका नाम इन्हीं वजहों से पड़ा। तो आज जो हमारे देश में गुजरात नाम का स्टेट है वो इन्हीं के नाम पे आया, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर जाति थी, जबकि प्रतिहार इनकी डायनेस्टी को कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि गुर्जर कौन से लोग थे। ये लोग कबीले लोग थे जो जानवरों को यहां से वहां चराने के लिए किसी एक जगह पे रुक के घर नहीं बसाते थे, बल्कि 2 महीने यहां रहे, 2 महीने बाहर। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार थे, इनका ओरिजिन हुआ था 6th सेंचुरी में, और ये 11th सेंचुरी तक पावर कंट्रोल में रखते थे। क्यों 11th सेंचुरी में? फिर मोहम्मद गोरी जैसे लोगों का आक्रमण स्टार्ट हो गया, और मोहम्मद गोरी ने राजपूतों से ही तो छीनी थी दिल्ली। तो अगर बात करें प्रतिहार डायनेस्टी के पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो इसके फाउंडर थे हरिचंद्र। तो हरिचंद्र के बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि हरिचंद्र जोधपुर के रहने वाले थे, जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। लेकिन जब हरिचंद्र ने अपनी डायनेस्टी बसाई या किंगडम बसाया, तो राजस्थान की बजाय मध्य प्रदेश को चुना।
तो मध्य प्रदेश के उज्जैन या फिर मंदसौर, इन्हीं दो में से किसी एक जगह पे उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। अब एग्जैक्ट हमको नहीं पता लगता, क्योंकि अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में अलग अलग बातें दे रखी होती हैं। तो खैर जो भी हो, इतना तो पक्का है कि ये रहने वाले जोधपुर के थे, लेकिन जब अपनी किंगडम बनाई तो मध्य प्रदेश में या तो उज्जैन या फिर मंदसौर, दो में से किसी एक जगह पे इन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी। तो जब तक गुर्जर प्रतिहार के पास ताकत थी, यानी कि 11th सेंचुरी तक, 6th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक जब तक ये पावरफुल रहे, तब तक इन्होंने भारत में अरबों को घुसने से रोके रखा। प्रतिहारों को जाना जाता है कुछ मैग्निफिसेंट टेम्पल्स वगैरह बनाने के लिए, जिनमें से खास करके पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट करके टेम्पल्स ये बनाया करते थे। तो इनके जमाने में बनी एक जो टेम्पल है वो पूरी दुनिया में फेमस है, खजुराहो टेम्पल। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ये खजुराहो टेम्पल इन्होंने खुद से नहीं बनाई थी, बल्कि इनके अंदर जो बाकी राजपूत फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, जो इनके अंदर जो बाकी राजपूत जमींदार वगैरह हुआ करते थे, उनमें से ही एक डायनेस्टी हुआ करती थी, चंदेला डायनेस्टी। तो बना इन्हीं के जमाने में है, इन्हीं की धरती पे बना है, लेकिन बनाने वाले थे इनके अंडर काम करने वाले चंदेलाज। तो ये जो प्रतिहार डायनेस्टी थी, कन्नौज की वजह से इनकी अक्सर बंगाल के पाल डायनेस्टी और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट डायनेस्टी से लड़ाइयां हुआ करती थी, और यही लड़ाई ट्राइपार्टेट स्ट्रगल कहलाई। तो ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है, इसके सबसे फेमस राजा अगर कोई हुए तो उनका नाम है मिहिर भोज। तो हिंदी में एक कहावत है ना, कहां राजा भोज तो कहां गंगू तेली। तो वो जो जिस राजा भोज की बात होती है वो यही मिहिर भोज हैं। अगर अब आप इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री डिटेल में समझ लो, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिचंद्र। तो हरिचंद्र के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास, बस इतना जानते हैं कि 6th सेंचुरी में ये जोधपुर में रहते थे, जोधपुर के आसपास के रहने वाले थे। तो हरिचंद्र के जो वंशज हुए, जो उनके बेटे वगैरह हुए, बाद में चल के इन लोगों ने राजस्थान में जो मारवाड़ है, मारवाड़ की स्थापना इन्हीं के वंशजों ने की। और साथ ही जोधपुर के पास एक टेम्पल सिटी बनाई, एक ऐसा शहर जिसमें टेम्पल्स ही टेम्पल्स भरे हुए हैं। उस शहर का नाम है ओसियान। आज भी जोधपुर के पास आप जाओगे तो ये काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ओशियान। तो ये सब फैक्ट्स छोटे छोटे आपने याद रखने हैं कि ओशियान किस डायनेस्टी के लोगों ने बनवाई थी। तो गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाई थी। कहां बनवाई थी? तो जोधपुर के पास बनवाई थी। जोधपुर के पास ही क्यों बनवाई थी? क्योंकि हरिचंद्र जोधपुर के ही रहने वाले थे। तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो सबसे पहले प्रोमिनेंट रूलर हुए उनका नाम था नागभट्टवन। तो इनकी जो किंगडम थी वो काफी विस्तृत, फैल चुकी थी, एक्सपैंड हो चुकी थी। मंदौर जो कि जोधपुर के पास है, वहां से लेके मालवा, यानी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इनके कैप्चर में था। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर, ये सब भी इनके किंगडम में शामिल थे, नागभट्ट के किंगडम में। भरूच जो कि गुजरात में है, वो भी इनके कैपिटल का, किंगडम का हिस्सा था। तो नागभट्ट ने अपनी कैपिटल जो है मालवा के अवंती में बना रखी थी। अवंती जो है वो उज्जैन के बहुत नजदीक है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि रहने वाले या ओरिजिनली तो ये लोग राजस्थान के जोधपुर के थे, लेकिन जाके बस गए मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के ही शहरों को अपनी कैपिटल वगैरह बनाया इन लोगों ने। तो अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स की। तो सबसे पहले प्रोमिनेंट रूलर थे प्रतिहार डायनेस्टी के, उनका नाम था नागभट्ट वन। तो नागभट्ट वन का जो टाइम पीरियड है वो एक बात के लिए जाना जाता है।
तो नागभट्ट वन जब गद्दी पे बैठे हुए थे, उसी वक्त एक अरब कमांडर जिसका नाम था जुनैद, तो वो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो भारत में घुसने के लिए उसको सिंध डेजर्ट क्रॉस करना पड़ता। तो नागभट्ट वन ने इस बात को ठान लिया कि मैं इसको इंडिया घुसने ही नहीं दूंगा। तो नागभट्ट वन ने क्या किया, तो नागभट्ट वन के अंडर उनके कई फ्यूडेटरीज भी थे ना, क्योंकि ये राजपूतों की कहानी है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है ये आउट एंड आउट राजपूत डायनेस्टी थी। तो ये तो सबसे ताकतवर थे प्रतिहार, लेकिन इनके अंडर कई और छोटी छोटी राजपूत फैमिलीज भी काम करती थी। उस वक्त वो छोटी थी, बाद में भले ही बड़ी हो गई, इसको लिटरली आप मत लेना। तो नागभट्ट वन के अंदर चौहान फैमिली और गहलोत फैमिली जैसी राजपूत फैमिलीज भी सर्व करती थी। तो बेसिकली राजपूतों ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया कि हम इस जुनैद नाम के अरब कमांडर को घुसने नहीं देंगे इंडिया में। तो ये जो लड़ाई हुई किसके बीच हुई, एक तरफ राजपूत थे जिसके लीडर थे नागभट्ट वन, दूसरी तरफ जुनैद। तो इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ राजस्थान। तो इस लड़ाई का नतीजा हुआ कि जुनैद जो है वो हार गया। ठीक, अब बात करते हैं ट्राइपार्टेट स्ट्रगल की। तो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल किनके बीच है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल जब नागभट्ट गद्दी पे बैठे हुए थे तो इनका सामना हुआ राष्ट्रकूटों से। तो राष्ट्रकूट के एक बहुत ताकतवर राजा थे उस वक्त के, ध्रुव। तो क्योंकि ध्रुव काफी ताकतवर थे तो नागभट्ट हार गए थे ध्रुव से। तो ये सब आप याद रखोगे। तो नागभट्ट को हराया किसने, ध्रुव नाम के राष्ट्रकूट राजा ने हराया। बात करते हैं अगले राजा की। तो ये थे वस्ता राजा। तो वस्ता राजा जब गद्दी पे बैठे तो पूरे राजस्थान को अपने कंट्रोल में ले लिया। और वस्ता राजा के ही टाइम से सही मायने में ट्राइपार्टेट स्ट्रगल शुरू हुई। इसके फादर की जो लड़ाई हुई थी ध्रुव से, वो कन्नौज की वजह से नहीं हुई थी, ठीक है ना। कन्नौज की लड़ाई वस्ता राजा के समय से शुरू हुई। वस्ता राजा के दिल में यह इच्छा थी कि मैं पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राजा बनूं। तो उस वक्त कन्नौज जो है नॉर्थ इंडिया की कैपिटल की अहमियत रखता था। तो इन्होंने क्या किया, कन्नौज को कैप्चर करने की कोशिश की, और ना सिर्फ कोशिश की बल्कि लड़ाइयां भी लड़ी। तो कन्नौज को कैप्चर करने के चक्कर में इनको पाल डायनेस्टी से लड़ाई लड़नी पड़ी। तो पाल राजाओं को इन्होंने हरा दिया, और पाल राजा को हराने के बाद अपने एक पपेट को, अपने एक नॉमिनी को कन्नौज की गद्दी पे बिठा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इनकी इच्छा तो पूरी हो गई कि कन्नौज पे कैप्चर करना चाहते थे, कन्नौज पे कैप्चर कर लिया। लेकिन अब जो है इनकी खानदानी दुश्मनी इन पे भारी पड़ गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो राष्ट्रकूटों के राजा थे ध्रुव, उस ध्रुव ने इस वस्ता राजा के फादर नागभट्ट को हराया था ना। तो यही ध्रुव यानी राष्ट्रकूटों से गुर्जर प्रतिहारों की बढ़ती हुई ताकत नहीं देखी जाती थी। तो जब भी प्रतिहार मजबूत होते थे तो अचानक से राष्ट्रकूट हमला कर देते थे। तो लड़ाई थी प्रतिहारों की और पालों की, लेकिन बीच में राष्ट्रकूट भी कूद पड़े। तो अभी अभी वस्ता राजा ने कन्नौज को जीता था। तो यही देखते हुए राष्ट्रकूट फिर से इन पे हमला कर देते कि अरे प्रतिहार तो मजबूत हुए जा रहे हैं। तो राष्ट्रकूट के जो राजा थे ध्रुव, उन्होंने फिर से हमला कर दिया वस्ता राजा पे। तो ध्रुव काफी मजबूत राजा थे। तो वस्ता राजा की हालत खराब हो गई। कन्नौज तो छोड़ के भाग गया वस्ता राजा। अभी अभी उसने कन्नौज जीता था, लेकिन उस पे तो हमला हो गया ना। तो वस्ता राजा को कन्नौज छोड़ के भागना पड़ा, और वो जाके राजस्थान में शरण लेता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव ने उस पे हमला जो कर दिया। तो ये अब कहानी कुछ और आगे बढ़ती है। तो आगे गद्दी पे बैठे नागभट्ट टू, ये सब के सब प्रतिहारों के राजा हैं।
तो नागभट्ट टू जो है वो वस्ता राजा के ही बेटे थे। तो इसके फादर की तो काफी बेइज्जती हुई थी ना, इसके फादर की और इसके दादाजी दोनों को ध्रुव ने हराया था, दोनों को जो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव है उन्होंने हराया था ना। तो नागभट्ट की कोशिश रही कि मैं अपने बाप दादाओं की खोई हुई जमीन वापस लूं। तो नागभट्ट ने कोशिश शुरू की, सिंध को अपने कब्जे में कर लिया और जो पाल डायनेस्टी थी उसको भी हराया। प्लीज याद रखो कि पाल डायनेस्टी को नागभट्ट के फादर ने भी हराया था। नागभट्ट टू के फादर कौन है? वस्ता राजा ही है ना। तो पाल डायनेस्टी टिक नहीं पाती थी प्रतिहारों के सामने, वो तो राष्ट्रकूट बीच में आ जाते थे, इसलिए कहानी पलट जाती थी। तो अब नागभट्ट भी राष्ट्रकूटों से लड़ने चले गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूटों ने इसके फादर को हराया था, इसके दादा को हराया था और इनकी जमीनें छीन ली थी। तो ये चाहते थे कि जो गुजरात का इलाका हमसे छीन लिया है वो हमको वापस मिल जाए। लेकिन राष्ट्रकूट जो है वो काफी तगड़े मजबूत थे। तो नागभट्ट भी राष्ट्रकूट राजा गोविंद III से हार जाते हैं, यानी प्रतिहार जो है टिक नहीं पाते थे राष्ट्रकूटों के सामने। तो नागभट्ट टू को किसने हराया? गोविंद III नाम के राष्ट्रकूट राजा ने हराया। और ना सिर्फ हराया बल्कि प्रतिहारों से और जमीन छीन ली, साउथ गुजरात और मालवा यानी मध्य प्रदेश छीन लिया। लेकिन कुछ समय के बाद नागभट्ट टू ने अपनी खोई हुई जमीनें थोड़ी बहुत वापस पाली, ताकत गेन कर गई और नागभट्ट टू ने कन्नौज पे फिर से आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लिया। कन्नौज की तो लड़ाई चल रही है, तो कन्नौज पे आक्रमण करके उसको अपनी कैपिटल बना लिया नागभट्ट टू ने। अगले जो प्रोमिनेंट रूलर है वो थे मिहिर भोज। मिहिर भोज इस पूरी डायनेस्टी के सबसे महान राजा माने जाते हैं। इनको लगभग 50 सालों तक रूल करने का मौका मिला। ये भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान विष्णु का एक नाम वराह भी है, इसलिए इन्होंने अपना नाम आदि वराह रख लिया। याद रखोगे आदि वराह किस राजा की टाइटल है? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग करते। मिहिर भोज ने भी ट्राइपार्टेट स्ट्रगल में हिस्सा लिया। शुरू में तो ये दोनों से हार गए, अपने दोनों दुश्मनों से हार गए। पालों से पहली बार पाल हरा पा रहे हैं, यानी मिहिर भोज के जो बाप दादा थे वो सब के सब पाल को हरा दिया करते थे। लेकिन मिहिर भोज शुरुआती दौर में पालों से हार गए और राष्ट्रकूटों से तो हारे ही हारे, लेकिन बाद में इन्होंने ताकत गेन की और पालों को हरा दिया। जैसे कि इसके बाप दादा पालों को हरा दिया करते थे, मिहिर भोज ने भी हरा दिया, लेकिन पहले हारे बाद में हराया। और कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि शायद इन्होंने राष्ट्रकूटों को भी हराया, लेकिन जनरली स्पीकिंग राष्ट्रकूट जो है वो ज्यादा ताकतवर थे प्रतिहारों से। तो ये जो मिहिर भोज हैं इन्होंने पालों को जब हराया तो पालों को हराने के बाद उनकी काफी सारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया और साथ ही साथ राष्ट्रकूटों को हराया या नहीं हराया ये तो डिबेटेबल है, लेकिन राष्ट्रकूटों के हिस्से से, उनके कब्जे से अपनी बहुत सारी जमीनें छुड़वा ली। जो इनके बाप दादाओं की जमीन राष्ट्रकूट राजाओं ने छीन ली थी उनको इन्होंने छुड़वाया। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो टेरिटरीज कब्जे में चली गई थी राष्ट्रकूटों की, उनको छुड़वा लिया, जिसकी वजह से ये महान माने जाते हैं और इनका एम्पायर काफी बड़ा हो गया था। पालों को हराया, यानी बंगाल पे भी कब्जा किया, राष्ट्रकूटों से जमीन छीन ली, तो सोचो इनका किंगडम कितना बड़ा हो गया। अब बात करते हैं प्रतिहारों के डिक्लाइन की, खात्मे की। तो राजा भोज के बाद कोई भी बहुत ताकतवर राजा, प्रतिहार राजा गद्दी पे नहीं बैठा और इनकी डिक्लाइन स्टार्ट हो गई। अब इनकी तो खानदानी लड़ाई चला करती थी राष्ट्रकूटों से। तो राष्ट्रकूट क्या है, बार बार इन पे हमला कर दिया करते थे। तो बार बार अगर किसी डायनेस्टी पे हमला होगा तो डायनेस्टी तो कमजोर हो ही जाएगी ना।
तो राष्ट्रकूट इंटरफेयर कर दिया करते थे और उसका फायदा उठा लिया करते थे पाल। तो ऐसा ही हुआ कि राष्ट्रकूटों के हमले की वजह से प्रतिहार बहुत कमजोर हो गए और गुर्जर प्रतिहार जो उस वक्त के राजा थे भोज टू, उनको पाल डायनेस्टी के महिपाल ने गद्दी से हटा दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रतिहार डायनेस्टी खत्म हो गई। प्रतिहार डायनेस्टी बहुत आगे तक चलती रही जब तक कि मोहम्मद घोरी जैसे लोग भारत में नहीं आ गए। यह तो टेम्पररी फेज है। तो जब यह बात सबकी समझ में आ गई कि प्रतिहार राजा कमजोर हो गए हैं, तो प्रतिहार राजाओं के अंडर काम करने वाले जो फ्यूडेटरीज थे, जो जमींदार थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। अभी तक तो जो बाकी राजपूत फैमिलीज थी वो तो प्रतिहारों के अंडर काम करती थी। अब उनको मौका मिला और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इनमें से कुछ नाम आप याद रख लो। गुहिलोत, जो कि पहले प्रतिहारों के अंडर काम किया करते थे, अब उन्होंने चित्तौड़ में जाके अपनी किंगडम बसा ली। चौहान, चौहानों ने अजमेर पे कब्जा करके अपनी चौहान किंगडम बसा ली। तो ये जो गुहिलोतों ने किंगडम बसाई वो कहलाई मेवाड़ किंगडम। चौहानों ने जो किंगडम बसाई उसको कहा गया चौहान किंगडम। देखो, मेवाड़ की स्थापना प्रतिहारों ने की, लेकिन मेवाड़ में जाके किंगडम गुहिलोतों ने बनाया। तो प्लीज दोनों बात में आप कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं तीसरी डायनेस्टी की, यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जन्म या ओरिजिन जो है वो कर्नाटक की धरती पे हुआ था, लेकिन बाद में क्योंकि राष्ट्रकूट डायनेस्टी बार बार नॉर्थ इंडिया में आ जाया करती थी अपनी आर्मी लेके, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गए थे राष्ट्रकूट। आप देख रहे हो कन्नौज से लेके, एक वक्त था कि वाराणसी यानी बनारस से लेके, यहां बनारस है, बनारस कन्नौज, ये सारा का सारा से लेके कन्याकुमारी तक की जो जमीन है राष्ट्रकूटों के कब्जे में चली गई थी। तो राष्ट्रकूटों की हिस्ट्री समझने से पहले हम एक दो फैक्ट्स जान लेते। तो राष्ट्रकूटों के जो अलग अलग राजा थे उनकी अलग अलग कैपिटल्स हुआ करती थी, लेकिन जनरली स्पीकिंग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटों की कैपिटल सिटी मान्यखेड़ा थी, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ती है, मान्यखेड़ा। तो ये जो राष्ट्रकूट थे इनकी हिस्ट्री हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रकूट शब्द का मतलब संस्कृत में होता है, राष्ट्र का मतलब होता है कंट्री यानी देश, और कूट का मतलब होता है स्वामी या मालिक। तो किसी जमीन का मालिक वो बन गए राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक पावर में थे। ठीक, तो शुरुआती दिनों में यानी जब राष्ट्रकूटों ने अपनी अलग किंगडम नहीं बसाई थी तब भी तो ये एग्जिस्ट करते थे ना। तो उस वक्त ये जो राष्ट्रकूट है ये चालुक्य डायनेस्टी के अंदर काम किया करते थे। तो चालुक्यों की दो फैमिलीज थी उस वक्त। एक फैमिली बादामी में रूल करती थी, बादामी जो कि कर्नाटक में है, और दूसरी फैमिली इन्हीं के चचेरे भाई वगैरह वेंगी नाम की जगह से रूल करते थे। वेंगी आंध्र प्रदेश में है। तो जब राष्ट्रकूट अपनी इंडिपेंडेंस नहीं अचीव किया था इन्होंने, यानी जब शुरुआती दिनों की बात अगर हम करें तो ये जो बादामी के चालुक्याज हैं, दोनों चालुक्या ही हैं। चालुक्या की दो फैमिली थी, एक कर्नाटक की धरती से रूल करती थी, दूसरी आंध्र प्रदेश की धरती से रूल करती थी। तो राष्ट्रकूट के जो शुरुआती दिन थे, ये जो बादामी के चालुक्य थे इनके अंडर काम किया करते थे ये लोग, फ्यूडेटरी थे। बाद में क्या किया इन्होंने, इसी बादामी के चालुक्यों को गद्दी से हटा दिया। कब हटा दिया? 753 एडी में हटा दिया। तो अपने ही मालिकों को गद्दी से हटा के खुद की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बसा ली। तो ये लोग भी जो है, क्योंकि कर्नाटका में ही इनका ओरिजिन है तो इसलिए इनको कहा जाता है कन्नड़ ओरिजिन के हैं ये लोग।
इनकी जो कैपिटल थी वो मालखेड़ थी। देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अलग अलग राजाओं के टाइम कैपिटल अलग अलग थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग मालखेड़ को इनकी कैपिटल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस मालखेड़ से ही मिले हैं। तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स हुए वो सब जैन धर्म को मानने वाले थे। शुरू में ये सारे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जब ये लोग राजा बन गए तो राजा बनने के बाद इन्होंने जैन धर्म अपना लिया। तो कर्नाटक में वैसे तो कई बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हुई हैं। चालुक्य का नाम हम जानते हैं, राष्ट्रकूट, फिर आगे चल के विजयनगर किंगडम भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक की धरती से पे बसने वाली सारी डायनेस्टीज में से सबसे ताकतवर डायनेस्टी राष्ट्रकूटों की ही हुई। क्यों? क्योंकि जितनी जमीन पे राष्ट्रकूटों को रूल करने का मौका मिला, उतनी कर्नाटक की किसी और डायनेस्टी को मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं कि ये डायनेस्टी बनी कैसे। तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो शुरुआती दिनों के लोग थे वो चालुक्यों के अंडर काम किया करते थे। तो बात है 753 एडी की। तो जो दांती दुर्ग नाम का एक आदमी था, वो चालुक्य राजा के अंडर काम करता था। तो इसी दांती दुर्ग ने चालुक्य जो राजा थे उनको गद्दी से हटा दिया। 753 एडी की बात है ये। गद्दी से हटा के खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया। तो 753 एडी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी शुरू होती है। 220 सालों तक ये डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में रहती है और फिर इस डायनेस्टी को 973 एडी में खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? यह भी इंटरेस्टिंग कहानी है। इन्होंने ताकत छीनी थी चालुक्यों से। इन्हीं चालुक्यों के वंशजों ने 220 साल के बाद इनसे वापस अपनी जमीन हथिया ली। तो 753 एडी से लेके 973 एडी यानी 220 सालों तक राष्ट्रकूट जो है ना सिर्फ कर्नाटक बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पे रूल करते थे। और इनकी इच्छा रहती थी कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर ले, इसलिए ये लोग बार बार नॉर्थ इंडिया पे आक्रमण भी किया करते थे। तो अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री की। तो इनके फाउंडर थे दांती दुर्ग। ये तो हमने देखा है कि 753 एडी में चालुक्य राजा को गद्दी से हटा के ये खुद गद्दी पे बैठ गए थे। तो क्वेश्चन है कि कौन से चालुक्य राजा को गद्दी से हटाया था? तो उस चालुक्य राजा का नाम था कीर्तिवर्मन। तो दांती दुर्ग जब गद्दी पे बैठे, जब राजा बन गए, तो इन्होंने गुलबर्गा को अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। गुलबर्गा जो है वो कर्नाटक में ही है। तो अब ये गद्दी पे बैठ गए, राष्ट्रकूट के राजा बन गए। तो अब ये एक्सपेंड करना चाहते थे। तो अब पूरा का पूरा साउथ इंडिया तो इन्हीं के पास है। अब एक्सपेंड करे तो करे कहां? तो उसके लिए तो नॉर्थ में ही जाना पड़ेगा। तो नॉर्थ इंडिया, इनके किंगडम के ठीक ऊपर प्रतिहारों की यानी राजपूतों की किंगडम शुरू हो जाती थी। तो अब अगर इनको एक्सपेंड करना है तो इनको तो गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे एरियाज को छीनना होगा। तो इसी चक्कर में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है गुर्जरों से। तो राष्ट्रकूट में आपको बार बार बता दूं कि राष्ट्रकूटों के सामने गुर्जर प्रतिहार टिक नहीं पाते थे। तो इन्होंने यानी दांती दुर्ग ने गुर्जरों को हरा के मालवा छीन लिया। मालवा यानी मध्य प्रदेश। लेकिन दांती दुर्ग जो है बहुत जल्दी अनपॉपुलर हो गए। जनता उनको पसंद नहीं करने लगी और अनपॉपुलर होने की वजह से दांती दुर्ग के अपने अंकल जिनका नाम था कृष्णावन, तो कृष्णावन ने दांती दुर्ग को गद्दी से हटा के गद्दी हथिया ली। तो बात करें कृष्णावन की, तो कृष्णावन कौन थे? तो दांती दुर्ग के अंकल थे। तो इन्होंने भी एक्सपेंशन का काम जारी रखा। तो इन्होंने गंगा डायनेस्टी और वेंगी के चालुक्यों को हराया। मैंने आपको बताया ना चालुक्यों की दो फैमिली थी। एक फैमिली को तो इन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया, दूसरी फैमिली आंध्र प्रदेश के वेंगी में
से रूल कर रही थी। तो कृष्णा वन ने वेंगी वाले चालुक्यों को भी हराया और कर्नाटक में ही एक और डायनेस्टी थी जिसका नाम था गंगा डायनेस्टी, उनको भी हराया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कृष्णा वन ने भी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को एक्सपेंड किया। कृष्णा वन के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, कि एलोरा केव्स जो है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा केव्स है ना, तो उस एलोरा केव में एक मंदिर है, कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल। तो उस कैलाश टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्णा वन ने ही करवाया था। तो कृष्णा वन के बाद उनके बेटे गोविंद टू गद्दी पे बैठते हैं। तो गोविंद टू के बारे में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस हम इतना जानते हैं कि गोविंद टू एक अनपॉपुलर राजा थे, यानी बहुत एफिशिएंट रूलर नहीं थे। तो जैसे ही राजा बने तो उनको कुछ बुरी आदतें थी, शराब पीना, सिर्फ एक्सेसिव प्लेजर में डूबे रहते थे वो। तो गोविंद टू, क्योंकि उनका राजकाज में ध्यान था नहीं, सिर्फ शराब पीना और मौज मस्ती करना, तो गोविंद टू को उनके अपने छोटे भाई ध्रुव ने गद्दी से हटा दिया। तो ध्रुव का नाम निरुपमा भी है। तो ध्रुव जो है काफी ताकतवर रूलर थे। ध्रुव राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ताकतवर थे, सबसे ताकतवर में से एक थे। तो ये अपने ही भाई गोविंद टू को गद्दी पे हटा के बैठे थे। तो ध्रुव के टाइम ही नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने। यहां तक कि देखो, नॉर्थ इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कैप्चर अगर किसी राष्ट्रकूट राजा ने किया तो वो ध्रुव ही थे। तो ध्रुव क्या करते हैं, अपनी बड़ी सी आर्मी लेके नॉर्थ इंडिया पहुंच जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया पहुंच के सबसे पहले तो कन्नौज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर अपने दुश्मनों से मिलने जाते हैं। तो इनके दुश्मन कौन हैं? सबसे बड़े दुश्मन तो प्रतिहार ही है। तो उस वक्त प्रतिहारों के राजा थे वत्सा राजा। तो वत्सा राजा को हरा देते हैं, साथ ही साथ बंगाल भी जाते हैं, क्योंकि कन्नौज के लिए तीनों डायनेस्टीज लड़ रही थी ना। तो कोई एक डायनेस्टी जब कन्नौज पे कैप्चर करती थी तो बाकी दो डायनेस्टी से भी लड़ना पड़ता था। तो ध्रुव ने अपने दोनों दुश्मनों को हराया और कन्नौज पे कब्जा भी कर लिया। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई? देखो, ध्रुव बहुत ताकतवर थे, इसको कोई हरा नहीं पा रहा था। कन्नौज पे भी कब्जा कर लिया, बंगाल के पालों को भी हरा दिया और गुर्जर प्रतिहारों के राजा वत्सा राजा को भी हरा दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? ये लोग अपने घर यानी कर्नाटक से काफी दूर निकल आए थे। तो इनको यह खतरा महसूस होता था कि हमारे पीठ पीछे कहीं हमारी टेरिटरी कोई और ना छीन ले। तो इसलिए ध्रुव ने क्या किया, भले ही वो कन्नौज जीत गए थे, लेकिन कन्नौज जीतने के बाद बहुत ज्यादा दिनों तक नॉर्थ इंडिया में रह नहीं पाए और वापस कर्नाटक लौट के चले आए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव ने लड़ाइयां तो जीती, लड़ाई तो जीत ली, सबको हरा दिया, लेकिन जमीन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लौट के आना पड़ा वापस अपने घर कर्नाटक। ध्रुव के बाद उनका तीसरा बेटा गोविंद थ्री गद्दी पे बैठा। गोविंद थ्री ने कुछ काफी अच्छी लड़ाइयां जीती और उसको एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल मिलिट्री कमांडर माना जाता है। तो जब गोविंद थ्री राष्ट्रकूट राजा बन गए तो इन्होंने भी एक्सपेंशन का काम जारी रखा। तो इनकी जो किंगडम है, ऐसा माना जाता है कि बनारस, कन्नौज यानी नॉर्थ इंडिया से लेके केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, तो बनारस कन्नौज से लेके पूरा का पूरा साउथ इंडिया इनके कब्जे में आ गया था। तो गोविंद थ्री के टाइम जो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल है, तीनों खानदानों की जो लड़ाई है वो अपने पीक पे थी। गोविंद थ्री के बारे में एक और फैक्ट आप जान लो
कि अभी तक जो राष्ट्रकूट यानी गोविंद III जब राजा बने थे उस वक्त नासिक इनकी कैपिटल हुआ करती थी। तो गोविंद III ने कैपिटल को मान्यखेड़ा शिफ्ट कर दिया। अगर जनरली आपसे कोई पूछता है कि राष्ट्रकूटों की कैपिटल क्या थी तो आप मानखेड़ा ही टिक करोगे। चुनने को कहेगा तो मानखेड़ा। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको यही कहना है कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग जगह को अपनी कैपिटल बनाया था। जैसा कि हमने देखा कि शुरू में गुलबर्गा भी कैपिटल थी, हम यहां देख रहे हैं कि नासिक भी कैपिटल थी, और सबसे ज्यादा दिनों तक मालखेड़ कैपिटल बन के रही। बात करते हैं अगले प्रोमिनेंट रूलर की, तो उनका नाम था अमोघवर्ष। अमोघवर्ष ताकतवर भले ही उतने ना हो, लेकिन ये सबसे पॉपुलर राष्ट्रकूट राजा थे। ये थे कौन? तो ये गोविंद III के बेटे थे। ये लगभग 64 सालों तक गद्दी पे बैठे रहे, यानी 60 सालों से भी ज्यादा। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, 64 सालों तक ये गद्दी पे बैठे हुए थे। इनको सबसे महान राष्ट्रकूट राजा माना जाता है। कुछ लोग ध्रुव को भी सबसे महान राजा मानते हैं, कुछ अमोघवर्ष को भी अपना अपना ओपिनियन है। तो अमोघवर्ष ने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीती हो ऐसा हमको नहीं पता चलता है, लेकिन इनकी जो लड़ाई है वेंगी के चालुक्यों से हमेशा जारी रही। मैंने आपको बताया ना, चालुक्यों की 2 फैमिली, एक को तो इन्होंने खत्म कर दिया, दूसरी फैमिली से लड़ते झगड़ते रहते थे। तो अमोघवर्षा की भी हमेशा जो वेंगी के चालुक्य हैं उनसे दुश्मनी बनी रही। अमोघवर्षा भी जो है जैन धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि इनके बाप दादा भी जैन धर्म को ही मानने वाले थे। तो अमोघवर्ष ने कई सारे जैन साधु सन्यासियों को अपने दरबार में जगह दे रखी थी, और जैन धर्म का जो एक सेक्ट होता है दिगंबर सेक्ट, उसको खास करके इनके दरबार में काफी पेट्रोनेज मिली। अमोघवर्षा 64 सालों तक रूल करते रहे, तो सोचो कितने पॉपुलर होंगे। तो अमोघवर्षा के बारे में कहा जाता है कि उनकी जनता उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी। जैसे कि सम्राट अशोक थे ना मौर्य डायनेस्टी के, जिनको कि उनकी पब्लिक बहुत पसंद करती थी, हिस्टोरियंस उनको बहुत महान मानते हैं, वैसे ही अमोघवर्षा को उनकी पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसी वजह से हिस्टोरियंस जो है अमोघवर्षा को साउथ इंडिया का अशोक भी बुलाते हैं। साउथ इंडिया या डेक्कन इंडिया का अशोक किसको कहते हैं? तो अमोघवर्षा को कहते हैं। अमोघवर्षा के गद्दी से हटने के बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी डिक्लाइन करने लगी। अमोघवर्षा के बाद कुछ ऐसे राजा गद्दी पे बैठे जिनका नाम भी उनका नाम जिक्र करना भी किसी काम का नहीं है। तो अगर बात करें कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म कैसे हुई, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में जाके लड़ाइयां लड़ती थी ना, तो दुश्मन तो बना ही लिए थे इन्होंने। तो ये राजपूतों से खूब लड़ाइयां लड़ते थे। तो ऐसी ही एक राजपूत क्लैन थी परमार। तो परमारों का काम था वो बार बार राष्ट्रकूट डायनेस्टी पे हमला करते थे। तो इससे राष्ट्रकूट डायनेस्टी बहुत कमजोर हो गई थी। तो उस वक्त राष्ट्रकूटों के राजा थे करक। ये बात है 973 एडी की। राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनी कब थी? 753 एडी में। अब हम जान रहे हैं कि ये खत्म कैसे हुई। खत्म हुई 973 एडी में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनी कैसे थी? चालुक्यों को हटा दिया था इन्होंने गद्दी से। अब 220 सालों के बाद इन्हीं चालुक्यों के जो वंशज थे, पोते पोती बेटे बेटी सब, उन्होंने 220 सालों के बाद राष्ट्रकूटों को गद्दी से हटा के खुद गद्दी पे बैठ गए। यानी तुमने चालुक्यों से ताकत छीनी, चालुक्यों ने 220 साल के बाद वापस तुमसे ताकत छीन ली। तो ये जो ताकत छीनी, या यूं कह लो कि चालुक्यों को दोबारा से गद्दी पे बिठाया, उस मिलिट्री जनरल का नाम था तैलप्पाटू। खैर ये सब डिटेल हम चालुक्य डायनेस्टी की वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो ठीक है, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म हो गई, उसकी जगह फिर से चालुक्य डायनेस्टी ने कर्नाटक को अपने कंट्रोल में ले लिया।
तो ये तो तीनों डायनेस्टीज की कहानी थी। ठीक, अब राष्ट्रकूट की बात अगर खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको रिमाइंड करा दूं। जो एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाएं हैं, यानी पहाड़ में कई गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं के अंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं, पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने ये मूर्तियां बनवाई है। ऐसी ये जो मूर्तियां हैं ये अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई है। कुछ मूर्तियां बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी हैं, कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हैं और कुछ जैन धर्म से भी जुड़े हैं। तो ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के लोग थे, ये लोग तो जैन धर्म के मानने वाले थे ना। तो इसी एलोरा केव में एक बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। तो ये कैलाशनाथ टेम्पल, इसको हम जनरली कैलाश टेम्पल के नाम से जानते हैं, ये भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाई थी। तो अब हमने तीनों डायनेस्टी की पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर कर ली। ये भी समझ लिया कि ये लोग कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, 100-150 से 200 सालों तक ये लड़ाई चलती रही। अब उन 150-200 सालों में जो मेजर इवेंट्स हुए उनको हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगर आप ये मेजर इवेंट्स नहीं भी याद रख पाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करो, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आप समझने की कोशिश करो। कम से कम आपको राजाओं के नाम तो याद रखने हैं। तो कन्नौज की लड़ाई सही मायने में दो डायनेस्टीज ने शुरू की थी, तीसरी डायनेस्टी तो बीच में कूद पड़ी। तो दो डायनेस्टीज कौन? प्रतिहार और पाल। इन्हीं दोनों डायनेस्टीज ने सबसे पहले लड़ाई शुरू की कि कन्नौज को कौन हासिल करेगा। तो उस वक्त प्रतिहारों के राजा थे वस्ता राजा प्रतिहार और पालों के राजा थे धर्मपाल। तो इन दोनों ने एक ही वक्त पे कन्नौज पे कब्जा करने की कोशिश की। उस वक्त कन्नौज में युद्ध डायनेस्टी का राज था। हमने पार्ट 1 में देखा है ना युद्ध डायनेस्टी। तो युद्ध डायनेस्टी एक लोकल डायनेस्टी थी और काफी कमजोर थे। इसके जो राजा थे इतने स्ट्रांग नहीं थे कि किसी बड़े राजाओं का मुकाबला कर सके। तो अब दोनों प्रतिहारों और पालों के मन में ये इच्छा जगी कि हम कन्नौज पे कब्जा करें, जबकि कन्नौज पे तो कोई और राजा रूल करता है, उसका नाम क्या है? इंद्रयुद्ध। तो वस्त्रा राजा ने पहला कदम उठाया। देखो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल शुरू कैसे हुआ इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सब कन्नौज पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन पहला स्टेप उठाया वस्ता राजा ने। वस्ता राजा ने देखा कि कन्नौज का जो राजा है इंद्रयुद्ध, ये तो काफी कमजोर है। तो उन्होंने कन्नौज के राजा इंद्रयुद्ध से कहा कि तुम मेरे अंडर आ जाओ, तुम मुझे अपना मास्टर मान लो। अगर तुम मुझे अपना मास्टर नहीं मानोगे तो मैं कन्नौज पे हमला कर दूंगा। तो अब ये इंद्रयुद्ध जो है ये तो काफी कमजोर टाइप के रूलर थे, तो इन्होंने वस्ता राजा की बात मान ली, यानी वस्ता राजा के अंडर चले गए, उसके जमींदार बन के रहने लगे, फ्यूडेटरी बन के रहने लगे। तो अब पालों को लगा कि अरे ये क्या हो गया, कन्नौज तो प्रतिहारों के कंट्रोल में चला गया। तो पाल डायनेस्टी के जो राजा थे धर्मपाल, अब उन्होंने अपना अगला कदम उठाया। तो धर्मपाल ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। तो जब कन्नौज पे आक्रमण किया तो कन्नौज को बचाने के लिए वस्ता राजा आगे आएगा कि नहीं आएगा? वस्त्रा राजा के ही तो कंट्रोल में कन्नौज है ना। तो वस्त्रा राजा और धर्मपाल की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में वस्ता राजा ने धर्मपाल को हरा दिया। तो धर्मपाल कौन है? तो ये पाल डायनेस्टी का रूलर है। तो धर्मपाल हार गया वस्त्रा राजा से। वस्त्रा राजा ने धर्मपाल को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसका जो रॉयल अम्ब्रेला था वो भी छीन लिया। रॉयल अम्ब्रेला क्या होता है? कोई भी राजा अपने साथ अम्ब्रेला लेके घूमता था, छाता लेके घूमता था, इसलिए नहीं कि उसको धूप से बचना होता था। छाता जो है इस बात की निशानी होती थी कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर है, वो किसी का गुलाम नहीं है। तो वो जो रॉयल अम्ब्रेला था वो भी वस्ता राजा छीन के
चला गया। यानी कन्नौज पे पहली कोशिश जो की धर्मपाल ने कंट्रोल करने की, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अभी तक कन्नौज किसके कंट्रोल में है? वस्ता राजा के ही कंट्रोल में है। लेकिन ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी ना, इसकी जानी दुश्मनी थी प्रतिहारों से। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा किसी भी हालत में प्रतिहारों को ताकतवर होते नहीं देख सकते थे। तो इसी बीच में राष्ट्रकूटों ने इंटरफेयर कर दिया। जब देखा कि प्रतिहार जीत गए हैं, पाल हार गए हैं, तो प्रतिहार मजबूत हो रहे हैं ना, तो मजबूत होते नहीं देख सकते थे। तो उस वक्त जो राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव, वो अपनी सेना लेके नॉर्थ इंडिया आ जाते हैं और कहते हैं कि ना तुम्हारा ना पाल डायनेस्टी का, कन्नौज मेरा है। तो कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि ध्रुव की इतनी बड़ी सेना थी कि कोई हरा नहीं सकता था ध्रुव को। तो ध्रुव ने कन्नौज पे कब्जा किया, वस्ता राजा को भी हराया और धर्मपाल को भी हराया। लेकिन ध्रुव का जो मेन दुश्मन था वो था वस्ता राजा। तो धर्मपाल को तो जैसे तैसे हरा के माफ कर दिया, लेकिन वस्ता राजा की पूरी आर्मी को बर्बाद कर दिया, वस्ता राजा को भागने पे मजबूर कर दिया। लेकिन ध्रुव जो है खुद बहुत ज्यादा टाइम तक नॉर्थ इंडिया में नहीं रुका। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको डर था कि अगर मैं यहीं रह गया तो मेरी कर्नाटक वाली टेरिटरी कोई लूट लेगा। तो इसने कन्नौज को कब्जे में कर लिया, वस्ता राजा को बर्बाद कर दिया और पाल डायनेस्टी को हरा के माफ कर दिया। उसके बाद ध्रुव जो है साउथ इंडिया लौट गया। तो साउथ इंडिया जब ध्रुव लौट गया, तब सिचुएशन क्या है? वस्ता राजा पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। धर्मपाल हारा जरूर था, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत उसके पास बची हुई थी ना। तो धर्मपाल ने सोचा कि मौके का फायदा उठाया जाए। तो धर्मपाल कन्नौज पे कब्जा कर लेता है और अपने एक पपेट रूलर, जिसका नाम है चक्रयुद्ध। देखो, नाम में कंफ्यूज मत होना। अभी हमने एक नाम देखा था इंद्रयुद्ध, अब हम देख रहे हैं चक्रयुद्ध। तो इंद्रयुद्ध वस्ता राजा का पपेट था। ऐसे ही अब धर्मपाल ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया, तो ये अपने पपेट यानी चक्रयुद्ध को कन्नौज की धरती पे का राजा बना के वापस बंगाल आके रूल करने लगता है। तो ये था चैप्टर 1 या राउंड 1। तो राउंड 1 कौन जीता? अगर टेक्निकली देखो तो राष्ट्रकूटों के सामने प्रतिहार नहीं टिक पाए और प्रतिहारों के सामने पाल नहीं टिक पाए, लेकिन फायदा तो पालों ने ही उठाया ना। कुछ समय के लिए कन्नौज जो है वो धर्मपाल के कंट्रोल में आ गया। थोड़े टाइम के बाद वस्ता राजा की डेथ हो जाती है और वस्ता राजा के बाद गद्दी पे बैठता है उसका बेटा नागभट्ट टू। अब नागभट्ट टू अपने फादर का बदला लेना चाहता है। उसके फादर ने भी तो कन्नौज जीता था ना, बाद में राष्ट्रकूटों ने बीच में दखल दे दिया। तो अब नागभट्ट टू भी कन्नौज पे आक्रमण करता है। और ये जो पपेट रूलर था चक्रयुद्ध, ये किसका पपेट था? ये धर्मपाल का पपेट था। तो चक्रयुद्ध को हरा के कन्नौज को कब्जे में ले लेता है और चक्रयुद्ध को हराने के बाद वो बंगाल में एंटर कर जाता है। तो बंगाल का राजा धर्मपाल था ना, धर्मपाल ने ही चक्रयुद्ध को गद्दी पे बिठाया था। तो चक्रयुद्ध को हराने के बाद वो धर्मपाल से लड़ने चला जाता है, धर्मपाल को हरा के उसकी काफी सारी टेरिटरी कब्जे में ले लेता है। तो अभी क्या हुआ? फिर से प्रतिहार मजबूत होने लगे। तो जैसे ही प्रतिहार मजबूत होते थे, राष्ट्रकूटों से ये देखा नहीं जाता था। तो अभी नागभट्ट टू ने जैसे ही कन्नौज पे कंट्रोल किया, वहां से राष्ट्रकूट अपनी सेना लेके चल पड़े। तो राष्ट्रकूट के जो राजा थे गोविंद III, अब ये पहुंच गए नॉर्थ इंडिया और चक्रयुद्ध और धर्मपाल से कहा कि तुमको नागभट्ट टू ने हराया है ना, मैं नागभट्ट टू को हराऊंगा, तुम दोनों मेरा साथ दो। तो अब गोविंद III, चक्रयुद्ध और धर्मपाल एक ही टीम में आ गए और गोविंद III ने बड़ी आसानी के साथ नागभट्ट टू को हरा दिया। तो आप याद रखोगे कि राष्ट्रकूटों के सामने प्रतिहार नहीं टिक पाते थे।
तो अब ये जो धर्मपाल और चक्रयुद्ध है, इन्होंने हाथ जोड़ लिए गोविंद थ्री के सामने, कहा कि गोविंद थ्री आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही मालिक हो। तो चक्रयुद्ध और धर्मपाल जो है कुछ समय के लिए गोविंद थ्री के फ्यूडेटरीज बन जाते हैं और कन्नौज पे कंट्रोल हो गया किसका? गोविंद थ्री का। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम हो गई, फिर से गोविंद थ्री को अपने घर की याद आ गई और कन्नौज छोड़ के वो साउथ इंडिया चला गया। तो जैसे ही गोविंद थ्री साउथ इंडिया गया, प्रतिहारों को लगा कि अब हम फिर से मैदान में आ गए। तो प्रतिहार और पाल फिर से आपस में लड़ने लगे। कन्नौज को फिर से नागभट्ट टू ने अपने कब्जे में ले लिया। पहले भी नागभट्ट टू ने कन्नौज को जीता था ना, वो तो गोविंद थ्री ने बीच में टांग अड़ा दी। अब गोविंद थ्री लौट के कर्नाटक चला गया था। तो जैसे ही वो लौट के कर्नाटक गया, नागभट्ट टू ने फिर से कन्नौज पे कब्जा कर लिया। तो कुछ टाइम के बाद धर्मपाल की डेथ हो जाती है और धर्मपाल के बाद उसका बेटा देवपाल बंगाल का रूलर बन जाता है। तो देवपाल के टाइम जो लड़ाई हुई, देखो अभी तक जितनी बार पाल और प्रतिहार आमने सामने आए हैं, हमेशा प्रतिहारों ने लड़ाई जीती है। अब धर्मपाल की डेथ हो गई है और देवपाल गद्दी पे बैठा हुआ है, तो देवपाल को भी लड़ना पड़ता है प्रतिहारों से। देवपाल ने पहली बार, यानी देवपाल पहला पाल राजा है जिसने प्रतिहारों को हराया। तो किस प्रतिहार राजा को हराया? तो मिहिर भोज को हराया था देवपाल ने। तो शुरू में तो मिहिर भोज हार गया, बाद में देवपाल की डेथ हो गई और उसके बाद जो भी सक्सेसर्स, उसके बाद जो भी लोग राजा बने वो उस लायक थे नहीं। तो शुरू में तो मिहिर भोज हार गए थे देवपाल के हाथों, लेकिन जब देवपाल की डेथ हो जाती है तो मिहिर भोज ने फिर से कन्नौज को कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ जो पाल डायनेस्टी बिहार और बंगाल पे रूल करती थी ना, तो बिहार को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह सिर्फ कुछ समय के लिए, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि पाल डायनेस्टी ने लड़ाई जीती। कब हुआ? जब देवपाल ने मिहिर भोज को हराया। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद मिहिर भोज ने उसका बदला तो ले ही लिया। मिहिर भोज इस तरीके से काफी बड़ी जमीन का मालिक हो गया, नॉर्थ इंडिया की काफी बड़ी टेरिटरीज का मालिक हो गया। तो जब मिहिर भोज को ने ताकत गेन की, तो फिर से राष्ट्रकूटों को लगा कि अब हमको फिर से इंटरफेयर करना चाहिए। तो अब फिर से राष्ट्रकूट रूलर यानी इंदिरा थ्री लड़ाई के मैदान में आ गए। मिहिर भोज की तो तब तक डेथ हो गई थी। मिहिर भोज का वंशज मिहिपाल गद्दी पे बैठा हुआ था। तो मिहिपाल को हरा देता है इंद्र थ्री और कन्नौज को लूट के वापस साउथ इंडिया चला जाता है। तो एक पैटर्न देख रहे हो दोस्तों, जब भी प्रतिहार जीतते हैं उसके तुरंत बाद राष्ट्रकूट उस पे हमला करके उनको हरा दिया करते थे। तो प्रतिहार, अब ये फिर साउथ इंडिया लौट गया। तो साउथ इंडिया लौटते ही प्रतिहार क्या करते थे? फिर से ताकत गेन कर लेते थे। यही रिपीटेशन चलता रहता था। तो प्रतिहारों ने फिर से अपनी खोई हुई ताकत और खोई हुई जमीन वापस ले ली। इस तरह आप देखोगे कि अल्टीमेटली प्रतिहारों के पास ही जमीन रहती थी, क्योंकि राष्ट्रकूट तो वापस लौट के आ जाया करते थे। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो लड़ाई चलती रही 150-200 साल, इसमें राष्ट्रकूटों को तो कुछ मिला ही नहीं। ये तो बस नॉर्थ इंडिया जाते थे, प्रतिहारों का काम खराब करके वापस लौट आते थे। अगर हम फाइनली देखें, पूरी बैटल का आउटकम देखें, तो जो जमीन है वो फाइनली प्रतिहारों के पास ही रही। तो इतनी जो लड़ाई होगी, 100-150 साल अगर कोई लड़ेगा तो उसकी ताकत भी कमजोर हो ही जाएगी। तो तीनों डायनेस्टीज के साथ यही हुआ। बात करें अगर राष्ट्रकूट डायनेस्टी की, तो 973 एडी आते आते राष्ट्रकूट डायनेस्टी खत्म हो गई थी।
बात करें अगर पाल डायनेस्टी की, तो 950 आते आते पाल डायनेस्टी के कोई भी राजा में ताकत नहीं बची थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाल डायनेस्टी खत्म हो गई थी। पाल डायनेस्टी के राजा जो सबसे फेमस रूलर्स थे वो 950 एडी के पहले पहले के हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों डायनेस्टी की पावर खत्म हो गई। उसमें से राष्ट्रकूट डायनेस्टी तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 973 एडी के पास। पाल डायनेस्टी एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन कमजोर हो गई थी, सिर्फ बंगाल के कुछ हिस्सों में ही लिमिट हो गए थे। अब प्रतिहारों को रोकने वाला कोई था नहीं, तो अगले 100-200 सालों तक प्रतिहार अनडिस्प्यूटेड रूल करते रहे। लेकिन इस तरह जब कोई बचा ही नहीं लड़ने के लिए, तो ट्राइपार्टेट स्ट्रगल अपने आप खत्म हो गया। 950 एडी के आसपास आते आते ये खत्म हो गया। लेकिन प्रतिहार भी तो कमजोर हो गए थे ना, और प्रतिहारों के जो खुद अंदर काम करने वाले राजा वगैरह थे वो उन्होंने मतलब ताकत गेन कर ली थी। तो अब जब देखो प्रतिहार, जब राष्ट्रकूट डायनेस्टी बिल्कुल खत्म हो गई 973 एडी में, उसके बाद प्रतिहारों को रोकने वाला कोई बचा ही नहीं। तो प्रतिहार अपने पावर को बिहार बंगाल तक फैला दिया इन लोगों ने, क्योंकि पाल डायनेस्टी मुकाबला कर नहीं पाती थी प्रतिहारों का। तो प्रतिहारों की ताकत बंगाल, असम, इस तरह के एरियाज में भी फैल गई, जबकि पालों के हाथ से जमीन चली गई। पालों के हाथ से मगध चला गया, मगध यानी साउथ बिहार, और कुछ समय तक नॉर्थ बिहार को भी प्रतिहारों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीन डायनेस्टी की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा प्रतिहारों का ही हुआ। तो इतनी जो लंबी लड़ाई चली, इसका नतीजा क्या निकला? राष्ट्रकूट तो बिल्कुल खत्म हो गए, पाल जो है वो कमजोर हो गए, जबकि प्रतिहारों को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल खत्म होने के बाद भी 200 सालों बाद तक रूल करने का मौका मिला। लेकिन इससे नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी कमजोर हो गई थी, राजा वगैरह इतने कमजोर हो गए थे कि बाहर के लोग, खास करके अरब, जो इंडिया में एंटर करना चाहते थे, अब उनको मौका मिल गया। ये लोग आपस में ही लड़ लड़ के इतने कमजोर हो गए कि फाइनली हम देखते हैं कि 1170 के आसपास मोहम्मद गोरी इंडिया में एंटर कर जाता है। तो मोहम्मद गोरी और उसके वंशजों की कहानी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह ट्राइपार्टेट स्ट्रगल खत्म हो गया।